हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम अमृतसर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नवंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज का हमारा जो सेशन है ये कंटिन्यूएशन है ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्ट, जिसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्टेट स्पेसिफिक न्यूज। आज हम उस वीडियो को ही आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे कुछ और न्यू टॉपिक्स, जो कि है कुछ इकोनॉमिक्स न्यूज, डिफेंस रिलेटेड न्यूज, मिलिट्री न्यूज एंड सम इंटरनेशनल न्यूज एंड सम इंपॉर्टेंट डेज। आज का जो हमारा बेसिक रिसोर्स रहने वाला है वो अगेन ज्ञानम अमृतसर की मंथली मैगजीन है, जो कि इजीली अवेलेबल है ऑन देयर साइट। आप वहां से भी नोट्स ले सकते हैं। इसके साथ ही हम इस पीडीएफ का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, आप वहां से भी इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, विदाउट फर्दर अडू, लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। सबसे पहले न्यूज आइटम है हमारे पास that RBI names 3 banks as DSIBs। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि DSIBs है क्या। DSIBs stands for Domestically Systemically Important Banks, यानी एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए जो बैंकिंग पिलर है उसमें ऐसे कौन से बैंक्स जो है इतने प्रोमिनेंट बैंक्स हैं कि दे आर टू बिग टू फेल, यानी वो इतने बड़े हैं कि वो फेल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये बैंक्स फेल हो गए तो इंडिया की या उस कंट्री की पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इन बैंक्स की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो ये वो बैंक्स होते हैं जिनका जो साइज है वो 2% ऑफ जीडीपी ऑफ दैट कंट्री उससे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 ऐसे बैंक्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि इंडिया की डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 3 बैंक्स हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एंड ICICI बैंक। तो ये तीनों बैंक्स जो है वो इंडिया के लिए DSIBs है, यानी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है। यानी ये काफी इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि मेजरली जो भी इंडियन कंज्यूमर्स हैं, इंडियन लोग हैं, उनका पैसा इन 3 बैंक्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, और इनका जो बैंक साइज है वो मोर देन है 2% ऑफ इंडिया जीडीपी। इंडिया जीडीपी। इन्हें एक और वर्ड से जाना जाता है, जैसे मैंने अभी बोला था, टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल, यानी ये इतने बड़े बैंक हैं कि ये फेल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये फेल हो गए तो पूरी इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर जाएगी, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी सिचुएशन नहीं होती किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इन 3 बैंक्स को जो है DSIBs की कैटेगरी में रखा है। तो हम यहाँ याद रखेंगे DSIBs की फुल फॉर्म और कौन कौन से बैंक्स जो है वो DSIBs है। इसके साथ ही ये वाली कंडीशन और ये वाली टर्म, ये चारों पॉइंट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं फैक्टर से बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट न्यूज आइटम की ओर, जो कि है RBI हाइक्स UPI 123 पे ट्रांजैक्शन लिमिट। UPI 123 पे की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है पहले 5,000 हुआ करती थी, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। ये न्यूज आइटम है, लेकिन हमारे लिए ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि UPI 123 पे है क्या। जो नॉर्मल UPI आप और मैं यूज करते हैं अपनी पेमेंट्स करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए, उसके लिए हमें एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है, वो है सिंपल नॉर्मल UPI। लेकिन UPI 123 पे जो है ये बिना इंटरनेट के चलने वाला UPI है। तो ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्टिंग ऐप है, ठीक है, जिसमें हमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके साथ ही UPI का एक और वर्जन आता है, दैट इज UPI लाइट वॉलेट लिमिट। वॉलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी UPI में है। वॉलेट में बेसिकली होता है कि डायरेक्ट आपके बैंक से पैसे नहीं कटते, आपने अपने बैंक से लेकर एक अपने वॉलेट में ऑनलाइन आपने एक वॉलेट बनाया होता है जिसमें आपके पैसे आ जाते हैं। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी पेमेंट करते हैं, तो वो आपके पैसे वॉलेट से डिडक्ट होते हैं, ना कि डायरेक्टली बैंक अकाउंट से। जबकि UPI 123 में
और यूपीआई नॉर्मल में ये डिफरेंस है कि उसमें डायरेक्ट बैंक अकाउंट से आपके पैसे डिडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा। यूपीआई के बारे में, विच स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ये फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर हमने पढ़ा यूपीआई 123 पे के बारे में, जिसमें हमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती और उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट पर डे की जो है पहले 5,000 थी, अब 10,000 कर दी गई है। और इसके साथ ही तीसरा हमने पढ़ा यूपीआई लाइट वॉलेट, ठीक है, तो वॉलेट सिस्टम के बारे में भी हमने आज जाना। इसकी भी जो लिमिट है 2,000 से 5,000 कर दी गई है। पहले आप अपने वॉलेट में 2,000 रुपए रख सकते थे, लेकिन अब आप अपने वॉलेट में 5,000 तक के जो पैसे हैं वो रख सकते हैं। तो अगेन यूपीआई रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए। तो यूपीआई की फुल फॉर्म अगेन आप याद रखेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट इज अबाउट मुद्रा लोन लिमिट। यहाँ पर मुझे बात करनी पड़ेगी आपके साथ एक प्रोमिनेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव की, जो है पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना जो है, ये योजना जो है लॉन्च की गई थी 2015 में, जिसका मेजर रूप से जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो लोग अपना छोटा मोटा व्यापार करते हैं, ठीक है, अगर उन्हें किसी प्रकार की कुछ हेल्प की जरूरत है पैसों के थ्रू, ठीक है, अगर उन्हें कोई छोटा मोटा सा लोन मिल जाए जिसके कारण वो अपने बिजनेस को थोड़ा सा स्केल अप कर सके, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग देम विद कोलेटरल फ्री, यानी कोई भी चीज आपको गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, एंड गारंटर फ्री लोन्स जो है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्रोवाइड करती है। ये है हमारी पीएम मुद्रा योजना। इसमें पहले 3 कैटेगरी के लोन्स मिलते थे, जिन्हें कहा जाता था शिशु लोन, किशोर लोन या तरुण लोन, ठीक है। जो शिशु लोन था वो था अगर आप 50,000 तक का लोन ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप 50,000 से ज्यादा लेकिन 5 लाख से कम का लोन ले रहे हैं तो वो कौन सा लोन था, किशोर लोन। फिर अगर आप 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम का लोन लेते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी का लोन है, तरुण कैटेगरी का लोन। तो जो आज न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूज ये है कि अब एक न्यू कैटेगरी ऐड की गई है जिसका नाम है तरुण प्लस। तरुण प्लस कैटेगरी ऐड की गई है, जिसमें अब हम 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का जो लोन है वो ले सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। गवर्नमेंट इंक्रीज द लोन लिमिट अंडर प्राइम मिनिस्टर मुद्रा लोन स्कीम फ्रॉम 10 लाख, ठीक है, ये 10 लाख थी पहले, टू 20 लाख, ठीक है जी। अब इसको कौन सी कैटेगरी का नाम दिया गया है, तरुण प्लस का, ठीक है। जिन्होंने पहले लोन्स लिए थे और वापस कर दिए हैं, अब उन्हें तरुण प्लस लोन जो है दिए जाएंगे अगर उन्हें उसकी जरूरत है तो इस पूरी स्लाइड में जो चीजें हमें इंपॉर्टेंटली याद करनी है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च हुई थी, 2015 में, ठीक है। और इसमें अब न्यू कैटेगरी ऐड की गई है, दैट इज तरुण प्लस, ठीक है। और साथ में ही ये वाली कैटेगराइजेशन, शिशु लोन, तरुण लोन, किशोर लोन, ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन कितनी धनराशि का लोन दे रहा है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप इस पूरी स्लाइड में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज आइटम है अबाउट बीइंग द बेस्ट बैंक। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विन इंडियाज बेस्ट बैंक अवार्ड। और ये अवार्ड उन्हें किसने दिया है, न्यूयॉर्क बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, ठीक है। तो एसबीआई जो है जी इस बार बेस्ट बैंक चुना गया है, तो आपको इसे याद रखना है। और इसके साथ ही आप ये याद रखेंगे एसबीआई के चेयरमैन कौन है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है उसे लीड करने वाले जो होते हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मिस्टर CS शेट्टी सर, ही इज द सीबीआई एसबीआई चेयरमैन और एसबीआई को बनाया गया है इस बार का बेस्ट बैंक, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, उस न्यूज में कुछ ज्यादा खास नहीं था, बस आपको बैंक याद रखना है एंड द चेयरपर्सन। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है कुछ हमारी डिफेंस रिलेटेड न्यूज, ठीक है। सबसे पहले है इंडियन आर्मी लॉन्चिंग प्रोजेक्ट आकाश तीर। इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट आकाश तीर जो है लॉन्च किया है। अब ये आकाश तीर है क्या, आकाश में तीर चलाएंगे हम, नहीं। इसका ये मतलब है
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब कि मान लीजिए ये लैंड है और हम लैंड पर खड़े हैं या कोई फाइटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, पर ऊपर से कोई मिसाइल आ रही है, ऊपर से कोई ड्रोन आ रहा है जो कि पावर रखता है कि वो हमारे सोल्जर्स को जो लैंड पर लड़ रहे हैं उनको इम्पैक्ट कर सकता है, उनको हार्म कर सकता है। तो हमने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसके कारण जब इस डिफेंस सिस्टम को हम ऑपरेट करेंगे तो ये यहाँ पर हमारे डिफेंस सोल्जर्स के लिए एक शील्ड बना देगा और इन मिसाइल्स को, इन ड्रोन्स को जो है खत्म कर देगा, रिटेलिएटरी एक्शन कर देगा। तो ये एक हमें एयर से होने वाले अटैक से बचाने के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम हमने रखा है आकाश तीर। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। In a monumental leap for India's defense modernization, Indian Army has launched Project Akash 3. It is a next generation air defense system. देखिए air defense system है designed to revolutionize India's air security capability. सिंपल मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि हमारी एयर से हमारे ऊपर होने वाले अटैक को हम कैसे बचाएंगे थ्रू दिस एयर डिफेंस सिस्टम जो कि है आकाश 3। नेक्स्ट, एंटी ड्रोन गन वज्र शॉट। हमने एक एंटी ड्रोन गन बनाई है। अब एंटी ड्रोन गन मतलब कोई भी ड्रोन आ रहा है, कोई भी एनिमी नेशन से ड्रोन आ रहा है जो कि आपको लगता है कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी या आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी या आपके लोगों के लिए खतरा है, तो आप उसको शूट कर सकते हैं विद दिस गन जिसको नाम हमने दिया है वज्र शॉट। वज्र शॉट। तो ये चेन्नई बेस्ड एक बिग बैंग बूम स्टार्टअप है जिन्होंने इसे बनाया है और ये न्यूट्रलाइज करेगा किसे, एनिमी ड्रोन्स को, अपने ड्रोन्स को नहीं, एनिमी ड्रोन्स को ये खत्म करेगा। ठीक है, इट हैज ऑलरेडी बीन डिप्लॉयड इन इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स। आर्मी और एयरफोर्स को पहले ही ये दिए जा चुके हैं। इट इज अ हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन। इसको हाथ में हेल्ड किया जा सकता है। ठीक है, इजी टू यूज है फॉर द सोल्जर्स और इसकी रेंज क्या है, 4 किलोमीटर। यानी 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर अगर कोई ड्रोन एंटर कर जाता है तो ये उसको शूट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है जी, चलिए तो आपको याद रखना है वज्र शॉट क्या है, एंटी ड्रोन गन। ये एक एंटी ड्रोन गन है। और पीछे हमने क्या पढ़ा, आकाश तीर। ये क्या था, एक एयर डिफेंस सिस्टम, एक एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, आप ये कीवर्ड्स भी अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे तो आपको लास्ट में रिवाइज करने में काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी डेवलप अग्नि अस्त्र। हमने अब अग्नि अस्त्र बनाया है। अब अग्नि अस्त्र क्या है, आइए पढ़ते हैं। अग्नि अस्त्र जो है एक पोर्टेबल मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस। बेसिकली अग्नि अस्त्र से होगा क्या, आप इमेजिन करिए ये पूरा लैंड है, इस लैंड के ऊपर यहाँ पर जो है एक कैंप है जो कि एक एनिमी कैंप है, यानी दुश्मन का कैंप है यहाँ पर। अब हमें इसे ध्वस्त करना है, इसे हमने खत्म करना है, तो हम अपना अग्नि अस्त्र भेजेंगे। हमारा अग्नि अस्त्र ऐसे ड्रोन जैसा है, सॉरी फॉर माय ड्राइंग, बट ये मान लीजिए एक ड्रोन है, ये उड़ता हुआ जाएगा और यहाँ पर जो है इसकी इतनी स्पीड होगी या इसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि ये जो है इसे जो है ध्वस्त कर आ जाए। ठीक है, तो इस डिवाइस को, जो ये पूरी डिटोनेशन डिवाइस है, डिटोनेशन का मतलब होता है किसी चीज को ध्वस्त कर देना, उड़ा देना। ठीक है, तो ये पावर रखता है हमारा अग्नि अस्त्र। ठीक है, और ये आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस जो सिक्किम में हुई थी वहां पर इसे लॉन्च किया गया है। और ये क्यों हमारे लिए हेल्पफुल होगा, एक तो एनिमी टारगेट्स को खत्म करने के लिए, दूसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा सा पहाड़ है, हमें उसे जो है खत्म करना है बिकॉज रोड निकालनी है, तो दिस डिटोनेशन डिवाइस कैन बी यूज्ड देयर एज वेल। इसीलिए हमें याद रखना है कि अग्नि अस्त्र क्या है, एक डिटोनेशन डिवाइस है। इट इज डेवलप्ड बाय मेजर राज प्रसाद RS फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के ही एक जवान है जिन्होंने ये अग्नि अस्त्र की जो है खोज की है, उसे इन्वेंट किया है, जिनका नाम है मेजर राज प्रसाद। ये है मेजर राज प्रसाद RS और इंडियन आर्मी से। इसके कारण हम फायरिंग कर सकते हैं मल्टीपल टारगेट्स की, यानी बहुत जगह पर, मान लीजिए अलग अलग जगह पर कैंप है। ये जगह है, मान लीजिए ये पूरा दुश्मन का, यहाँ पर कैंप है, यहाँ कैंप है, यहाँ कैंप है, यहाँ कैंप है, हमें इन सबको खत्म करना है।
तो हम एक ही अग्नि अस्त्र चलाएंगे और सबको जो है खत्म कर देंगे। तो दिस इज व्हाट अग्नि अस्त्र इज, और डिटोनेशन डिवाइस बाय इंडियन आर्मी। राजप्रसाद RS सर जो है, मेजर राजप्रसाद RS, उन्होंने इसे बनाया है। चलिए नेक्स्ट, अब हम अगेन नेक्स्ट सेगमेंट में आ गए हैं अपनी आज की वीडियो के, जिसमें हम अब डिस्कस करेंगे कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज इस बार काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन जो है देखा गया है, इसे प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले सी विजिल। सी विजिल नाम से पता चल रहा है कि समुद्र से कुछ रिलेटेड है। तो ये इंडियन हमारी कोस्टल डिफेंस सर्विसेज की जो है कोस्टल एरियाज को या मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए की जाने वाली एक्सरसाइज है, जिसमें हम किसी फॉरेन कंट्री के साथ नहीं बल्कि हमारी अपनी ही कोस्टल डिफेंस की जो आर्मीज है या हमारी कोस्टल डिफेंस पुलिस है, ये सब मिलकर जो है इस एक्सरसाइज को जो है अंजाम देते हैं। और ये कहाँ पर होती है? अलोंग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा सारा कोस्टल रीजन है, ये सारे कोस्टल रीजन पर यहाँ पर जो है इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाता है। तो सी विजिल क्या है? ये है हमारी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज। अब इतना याद रखेंगे बस और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, संयुक्त विमोचन। संयुक्त विमोचन नाम से तो हम कुछ गेस नहीं कर पा रहे, तो इसको याद ही करना पड़ेगा। ये है इंडियन आर्मी की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। यानी इंडियन आर्मी को अगर किसी कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में जाना पड़ जाए और वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मान लीजिए कहीं पर बहुत ज्यादा सुनामी आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, वहां पर इंडियन आर्मी अपने ऑपरेशन कैसे कंडक्ट करेगी, वहां पर लोगों तक सहायता कैसे पहुंचाएगी, तो उसकी हम एक प्रैक्टिस करते हैं जो कहाँ पर की जाती है? संयुक्त विमोचन के अंदर। ठीक है, और इस बार ये कंडक्ट करवाई गई थी गुजरात में। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में। लोकेशन याद रखेंगे, पर्पस ऑफ द एक्सरसाइज याद रखेंगे। नेक्स्ट, अंतरिक्ष अभ्यास। अंतरिक्ष अभ्यास नाम से पता चल रहा है अंतरिक्ष, स्पेस, कुछ लग रहा है ऐसा? तो ये इट इज इंडिया फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज। फर्स्ट टाइम इंडिया ने स्पेस एक्सरसाइज की है, तो उसका नाम हमने क्या रखा है? अंतरिक्ष अभ्यास। और ये कहाँ को ऑर्गेनाइज करवाई गई थी? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब जो हमारे एसेट्स हैं वो सिर्फ जमीन पर तो नहीं रह गए, अब हमारे पास स्पेस में भी तो हमारे एसेट्स होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टारगेटिंग कि हम 2035 में भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाले हैं अपना स्पेस में, तब उसकी भी तो प्रोटेक्शन करेगा कोई ना कोई। तो कौन करेगा? हमारे जवान करेंगे, लेकिन उनको ट्रेन भी तो करना पड़ेगा। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए हमने अपनी फर्स्ट एवर एक्सरसाइज दैट इज स्पेस एक्सरसाइज को जो है अंजाम दिया है न्यू दिल्ली से। इसका नाम क्या है? अंतरिक्ष अभ्यास। नेक्स्ट है द ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद नाम से पता चल रहा है ऑस्ट्रा यानी ऑस्ट्रेलिया, हिंद यानी हिंदुस्तान। तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो इस पर कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई गई है? महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है जी, तो आज हमने 4 एक्सरसाइजेज यहाँ पर पढ़ी हैं। आइए क्विकली से रिवाइज कर आते हैं मैप के थ्रू। सबसे पहले हमने पढ़ा सी विजिल। तो सी विजिल कहाँ पर हुई है? हमारे कोस्टल रीजन में, यानी ये सारा हमारा कोस्टल एरिया है। ठीक है जी, ये तो यहाँ से बांग्लादेश का आ गया, तो ये हमारा कोस्टल एरिया है। यहाँ पर है हमारे पास सी विजिल। उसके बाद मैंने बात की है किसकी? ऑस्ट्रा हिंद की। वो हुआ है पुणे में। मान लीजिए यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र है, तो यहाँ पुणे है। यहाँ पर हमारे पास कौन सी है? ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद जो हमने कौन सी कंट्री के साथ की है? ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। फिर नेक्स्ट हमने किसकी बात की है? गुजरात में एक एक्सरसाइज हुई है हमारे पास पोरबंदर में, जिसका नाम है हमारे पास, तो क्या नाम था हमारे पास? तो चेक कर लेते हैं। यस, द नेम इज संयुक्त विमोचन। संयुक्त विमोचन। तो यहाँ पर है हमारे पास संयुक्त विमोचन, जो कि गेम क्या है? ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। कहाँ करवाई गई? गुजरात में करवाई गई। ऑस्ट्रा हिंद हो गई, संयुक्त विमोचन हो गई, और सी विजिल हमारे पास हो गई। और एक थी हमारे पास अंतरिक्ष अभ्यास, तो यहाँ पर दिल्ली में जो है करवाई गई अंतरिक्ष अभ्यास। अंतरिक्ष
अभ्यास। आप इसको भी नोट कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं इससे। अभी थोड़ी सी और है एक्सरसाइजेज जो हमें डिस्कस करनी है, बट आई वांट कि आपको एक बार क्लियर हो जाए अच्छे से। सबसे पहले संयुक्त विमोचन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज गुजरात में हुई। पुणे में कौन सी हुई है हमारे पास? ऑस्ट्रा हिंद। देन सी विजिल पूरी कोस्ट पे हुई है, और अंतरिक्ष अभ्यास दिल्ली में हुआ है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइजेस। सबसे पहले है पूर्वी प्रहार। पूर्वी प्रहार ये एक मेजर ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी तीनों पार्टिसिपेट करती हैं, और ये देश की जो पूरी सिक्योरिटी है तीनों पर्सपेक्टिव से हम कितने स्ट्रांग है ये एक्सरसाइज उसको दिखाती है। तो ट्राई सर्विस यानी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों ही हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं ये मिलकर ये एक्सरसाइज को करती हैं। कौन सी एक्सरसाइज की बात हो रही है? पूर्वी प्रहार की। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई गई थी? ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में। लद्दाख सेक्टर में ये जो है ऑर्गेनाइज करवाई गई। नेक्स्ट विनबेक्स, ये तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें वी है और IN यानी इंडिया, तो इट इज वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, ये विनबेक्स की फुल फॉर्म है। ठीक है जी, तो ये हम किसके साथ करते हैं? वियतनाम के साथ ये एक्सरसाइज हम कंडक्ट करते हैं, और इस बार ये ऑर्गेनाइज करवाई गई है हरियाणा में। हरियाणा में से ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो बात हो गई पूर्वी प्रहार की, बात हो गई विनबेक्स की। आगे चलते हैं वज्र प्रहार। ये एक्सरसाइज है इंडिया की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, इंडिया US की, और कहां कर ऑर्गेनाइज करवाई गई है? US में। अगली एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति। ठीक है, गरुड़ शक्ति, इसको मित्र शक्ति से कंफ्यूज नहीं करना, इट इज गरुड़ शक्ति, और ये ऑर्गेनाइज करवाई जाती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, इस बार ये कहाँ हुई है? इंडोनेशिया में ही हुई है। ठीक है, अगेन रिवाइज करते हैं पूर्वी प्रहार। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया विनबैक्स, वज्र प्रहार इंडिया US, देन गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया। मैप के थ्रू इसको भी रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ये है ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर, यहां पर हमने की है पूर्वी प्रहार। पूर्वी प्रहार जो क्या है? ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। इसके बाद हमने बात की है एक और एक्सरसाइज की जिसका नाम है विनबैक्स, जो कि कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई गई है? हरियाणा में। मान लीजिए ये है, यहाँ पर करवाई गई है विनबैक्स, जो किसके साथ है? वियतनाम के साथ। बाकी तो एक US में है और एक इंडोनेशिया में। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ और युद्ध अभ्यास इंडिया एंड US का। चलिए, तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज न्यूज में रही है आप उन्हें अच्छे से रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन। अब डिफेंस के बाद काम बढ़ गया है आगे स्पेस सेक्टर की ओर। अब हम स्पेस की न्यूज या फिर साइंटिफिक न्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात हो रही है इंडिया के फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन की। एनालॉग स्पेस मिशन का मतलब है कि हम एक ऐसे मिशन को अंजाम दे रहे हैं जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कंडीशंस हमें बाहर यूनिवर्स में मिलेंगी उन कंडीशंस को हम अर्थ पर जो है कैसे ला सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये छोटा सा कैबिन है, ये कैबिन बनाया गया है जिसके अंदर जो है मून जैसी कंडीशंस या फिर मार्स जैसी कंडीशंस, ठीक है, ऐसी कंडीशंस जो है जैसी उन प्लैनेट्स पर एग्जिस्ट करती हैं उन कंडीशंस को यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को जो है ट्रेन कर सकें कि वैसे एटमॉस्फेयर में रहना कैसे है। से मान लीजिए आपको यही ना पता हो कि भारी स्नो में रहना कैसे है, आप अपनी हाफ टी शर्ट लेके चले गए और वहां पर आप बाद में आपको कोई हल ही नहीं मिला कि व्हाट टू डू, राइट। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए व्हाट वी कैन डू इज कि हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करते हैं कि इस तरीके की हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव कैसे करना है। तो हम उन कंडीशंस को अर्थ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस मिशन को ही हमने बोला है अपना एनालॉग मिशन, और ये कहाँ पर टेक प्लेस कर रहा है? एट लद्दाख।
तो लेह लद्दाख, ठीक है। लेह लद्दाख को ही हमने क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर काफी ड्राई कंडीशंस हैं, ये ह्यूमन हैबिटेशन से थोड़ा सा अलग थलग है, यहाँ पे शोर शराबा भी थोड़ा कम है, तो हम एग्जैक्टली तो यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा ट्राई जरूर किया जा सकता है। वही ये इनिशिएटिव है इसरो का एनालॉग स्पेस मिशन, ठीक है। इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो है इसको स्पीयर हेड कर रहा है, यानी इसको लीड कर रहा है विद देयर पार्टनर लाइक एका स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, IIT बॉम्बे एटसेट्रा। अगेन इसका एम आ गया टू साइमुलेट द लाइफ इन अ हैबिटेट ऑन अनदर प्लैनेट टू एक्सपीरियंस, ठीक है। जो भी हम किसी और प्लैनेट पर जाएंगे वहां पर जैसा भी एटमॉस्फेयर होगा उसको यहाँ पर साइमुलेट करने की जो है प्रैक्टिस की जा रही है। So this is the first analog mission for you. Next statement है हमारे पास the world's first wood panel satellite. देखिए at present जो भी सैटेलाइट हम भेजते हैं वो एलॉयस की बनी होती है, एल्यूमिनियम एलॉय की बनी है या स्टील की बनी है, इस तरीके से। बट अब हम ट्राई कर रहे हैं सैटेलाइट लकड़ी से बनाने का, वुड से। कैन यू इमेजिन? यस, तो वुड से अब हम अपनी सैटेलाइट बनाएंगे। और ये क्यों बनाई जा रही है? ताकि हम टेस्टिंग कर सके कि क्या वुड जैसा मटेरियल स्पेस में सरवाइव कर पाएगा कि नहीं। थोड़ा सा रीड करते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड का फर्स्ट वुड पैनल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू टेस्ट द सूटेबिलिटी ऑफ टिम्बर एज अ रिन्यूएबल बिल्डिंग मटेरियल। ये देखने के लिए कि क्या ये वहां पर इसकी सूटेबिलिटी है या नहीं है। इन फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ डेस्टिनेशंस लाइक मून एंड मार्स। इसका नाम क्या रखा गया है? लिग्नोस्टैट। लिग्नोस्टैट ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब वुड होता है, ठीक है। मैग्नोलिया ट्री से इसको बनाया गया है। जो मैग्नोलिया ट्री है उसकी वुड से जो है हमने ये वाली सैटेलाइट जो है बनाई है। ईच साइड इसकी मेजर कर रही है 4 और इसका वेट क्या है? सिर्फ 900 ग्राम्स। आप देख सकते हैं ये है छोटी सी सैटेलाइट जिसका वेट क्या है? 900 ग्राम। हल्की सी हमने बनाई है और किसकी बनाई है? वुड की। वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम बनाई गई है, इसलिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसे बनाया किसने है? क्योटो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान। तो जापान की एक यूनिवर्सिटी है क्योटो यूनिवर्सिटी, उन्होंने इसे बनाया है। तो आप याद रखेंगे वुड, क्योटो यूनिवर्सिटी एंड फर्स्ट टाइम जिसका नाम है लिग्नोस्टैट। लिग्नोस्टैट। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट्स, ठीक है, और उनकी लोकेशन। तो पहला हमारे पास है COP29 जो कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है? बाकू में। बाकू कहाँ है? इन अजरबैजान। बाकू इज इन अजरबैजान। तो यहाँ पर बात हो रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 की। और ये किसकी कॉप है? ये है UNFCCC की कॉप। UNFCCC की कॉप जिसे बनाया गया था 1992 में एट रियो डी जनेरियो। जब अर्थ समिट हुआ था 1992 में, खोलो अपनी GS की बुक्स, रिवाइज करिए कुछ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। देखिए UNFCCC को 1992 में बनाया गया था एट रियो डी जनेरियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। वहां पर UNFCCC के साथ साथ 2 और बॉडीज बनाई गई थी, UNCBD that is Convention on Biological Diversity and UNCCD that is Combating Climate Change, the Desertification, so Combating Climate Desertification। ये दोनों बॉडीज जो हैं बनाई गई थी इसके साथ, ठीक है। और इनका मेजर काम क्या है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको कैसे रोका जा सके, उसके साथ हम कैसे अडाप्ट कर सके, ठीक है, ये सब इसके मुद्दे हैं। इस बार की ये जो मीटिंग है, ये वाली मीटिंग हर साल होती है। इस पर जो मीटिंग है ये कहाँ हुई है? बाकू अजरबैजान। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका आउटकम क्या रहा, इस मीटिंग में डिस्कस क्या हुआ, वो भी इंपॉर्टेंट है। इस बार ये प्रॉमिस किया गया है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो है $300 बिलियन हर साल दिया करेंगी 2035 से, ठीक है। 2035 ऑनवर्ड्स हर साल $300 बिलियन जो है दिया जाएगा टू डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि वो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से बच सके, ठीक है। जो अगली बार
COP30 होगा वो कहाँ होगा, उसकी लोकेशन भी जान जाओ, दैट इज बेलेन, ब्राजील में 2025 में होगा। मैंने आपको कहा ना हर साल होता है, इस बार हुआ है अजरबैजान में, अगली बार होगा ब्राजील में। ठीक है, ये वही स्टैटिक लिखा हुआ है UNFCCC 1992। इसके अंदर 198 पार्टीज हैं, 197 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि इसमें नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप है, यानी जितनी भी कंट्रीज वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं वो सभी ही इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, इसलिए ये एक काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है समिट हो जाता है। नेक्स्ट 19th G20 समिट हेल्ड एट रियो डी जनेरो। रियो डी जनेरो ये है ब्राजील में, और यहाँ पर जैसे अभी मैंने बात की रियो डी जनेरो की पिछली स्लाइड में, ये सेम वही प्लेस है, ये है ब्राजील में। ठीक है, और यहाँ पर इस बार का जो G20 समिट है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया। G20 समिट कुछ याद आ रहा है? यस, लास्ट टाइम इंडिया ने इसे होस्ट किया था, इंडिया के पास जो है G20 की प्रेसिडेंसी थी। आइए समझते हैं कि इस बार का जो समिट है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्या है। चलिए, रियो डी जनेरो में इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया। इस बार का थीम था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। और इस बार ब्राजील में क्योंकि ये कंडक्ट करवाई गई, तो वहां के प्रेसिडेंट का जो नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप इतना भी याद कर लेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, बिकॉज हमें उसे टिक ही करना है। हिज नेम इज लूला दे सिल्वा। ठीक है, और इस बार इस मीटिंग में जो है आउटकम आया है वो है अडॉप्शन ऑफ ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। सारी जो G20 कंट्रीज हैं वो मिलकर इकट्ठी हुई है कि अब हम हंगर और पॉवर्टी को जो है खत्म करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही क्लाइमेट फाइनेंस और बढ़ाने की बात की गई है, रेन्यूएबल एनर्जी को और बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल को एनलार्ज करने की बात की गई है। तो ये सब कुछ कुछ वहां पे बातें जो है की गई हैं। साथ में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अब नेक्स्ट ईयर जो है कौन प्रेसिडेंट होगा। तो नेक्स्ट ईयर जो है साउथ अफ्रीका जो है होस्ट करेगा इस समिट को। तो लास्ट ईयर हुआ था इंडिया में ये समिट, इस बार हुआ ब्राजील में, और अगली बार होगा साउथ अफ्रीका में। तो आप ये भी जो है याद रखेंगे। इसके साथ ही थोड़ी सी स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी हम रिवाइज कर लेते हैं रिलेटेड टू G20, जो कि आपको हेल्पफुल होगी इन केस कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ गए या थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आ गया। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा G20, ठीक है, G20 इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, यानी इसमें देश विदेश की जो गवर्नमेंट्स हैं वो आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1999 में, लेकिन ये बड़ी अच्छी तरीके से फंक्शनल हुई थी 2008 के बाद। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसने सारे देश को ये सोचने में मजबूर कर दिया था कि अब हमें डेवलप्ड और डेवलपिंग इन दोनों कंट्रीज को मिलकर काम करने की जरूरत है। इसलिए इस तरीके से शुरुआत हुई थी G20 के फंक्शनिंग की। ठीक है, बन तो 1999 में गई थी, पर काम अच्छे से शुरू किया 2008। इसमें 19 कंट्रीज हैं और 2 यूनियंस हैं, एक है यूरोपियन यूनियन और एक है अफ्रीकन यूनियन। ये तो लास्ट ईयर ही ऐड की गई है जब इंडिया प्रेसिडेंट था, तो तभी हमने अफ्रीकन यूनियन को जो है G20 का पार्ट बनाया है। इसके ग्लोबल शेयर की बात की जाए तो ये 85% ऑफ ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करती है, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है, और 2/3 यानी लगभग 66% वर्ल्ड पॉपुलेशन को भी जो है रिप्रेजेंट करती है। लास्ट ईयर इंडिया इसका प्रेसिडेंट था, इस बार ब्राजील है और अगली बार साउथ अफ्रीका होगा। ठीक है, और इस बार का थीम ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। तो दिस वाज ऑल अबाउट G20। और समिट इस बार कहाँ हुआ याद रखेंगे, रियो डी जनेरू में, जो कि कहाँ है, अगेन ब्राजील में। UN बायोडाइवर्सिटी समिट हेल्ड इन कोलंबिया। अगेन यहाँ पर बात आ गई है उसके समिट की जिसकी भी हम बात करके आए हैं, जब मैंने आपको बताया था UNFCCC, UNCBD एंड UNCCD। ये
अब इसके समिट की बात हो गई है जो कि ऑर्गेनाइज करवाई गई है कैली कोलंबिया में, ठीक है, कैली कोलंबिया में ये समिट ऑर्गेनाइज करवाया गया है। ये कॉप 16 है। आप बोलेंगे मैम वहां 29 था, यहाँ पर 16 क्यों? क्योंकि वो हर साल ऑर्गेनाइज करवाई जाती है और ये हर 2 साल के बाद, ठीक है जी। चलिए, इस बार का थीम था पीस विद नेचर। पीस विद नेचर मतलब नेचर के साथ हमें शांतिपूर्वक रहना है, ये नहीं कि बस सब पेड़ काट दो, जल सब सुखा दो। नो, वी हैव टू को एग्जिस्ट विद द फ्लोरा एंड फॉना, ठीक है जी, ये बात है। और इसमें और बात की गई है फंड बनाने की, ताकि डिजिटल सीक्वेंसिंग कर दी जाए और सम इंडिजिनियस लोकल कम्युनिटी। यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली कि जो भी हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, कोई भी नए नए तरह के फूल हैं, नए नए तरह के पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको जो है प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो हम उनकी एक डिजिटल सीक्वेंसिंग कर दे जिसके कारण उनका इलीगल व्यापार करना मुश्किल हो जाए, ठीक है, वो ना हो सके। दूसरा, उनको ट्रेस करना इजी हो जाए हमारे लिए। तो इन सब सुझावों पर काम हो रहा है, लेकिन ये फैक्ट बेस्ड चीजें नहीं है, तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी कम रेलेवेंट हो जाती है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया गया इसे, ठीक है, सीबीडी कब बनी थी, 1992 में, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है याद रखनी है हमें। 27th CHOGM हेल्ड इन सैमू। तो यहाँ पर बात आ गई अगेन एक और समिट की, जो कि है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। ये कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज है, उन कंट्रीज के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग है, उसको हम CHOGM, चोग्म बोल दीजिए, जो मर्जी बोल दीजिए, ये उसकी फुल फॉर्म है। तो ये उसकी मीटिंग है। ये कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई गई है? सैमोआ। सैमोआ कहाँ है? सैमोआ पॉलिनेशिया यानी पैसिफिक ओशियन का एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। डोंट वरी, मैं आपको मैप में अभी दिखाती हूँ, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इंडिया की साइड से किरण रिजिजू जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं एंड माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और चीज बतानी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आखिर कॉमनवेल्थ कंट्रीज है क्या। देखिए, जो भी कंट्री ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज रही है लास्ट 1940s के अराउंड, यानी ठीक है, जितने भी टाइम में वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज रही है, जो भी कंट्री, चाहे थोड़ी देर के लिए रही या चाहे बहुत देर के लिए रही, वो सभी कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है जिसे हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्री, ठीक है। तो जैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में इंडिया भी उसका पार्ट है, पाकिस्तान भी क्या है उसका पार्ट है, कि पाकिस्तान इंडिया वर यूनाइटेड। इसी तरीके से चाइना, चाइना भी जो है वो इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनी। सो इस तरीके से वी आर हैविंग कि जो भी कंट्रीज कॉमनवेल्थ का पार्ट है, यानी जो कि ब्रिटिशर्स के अंदर जो है रह चुकी हैं, उनके राज के अंदर जो है रह सकी हैं, और इंडिया भी इसलिए एक कॉमनवेल्थ कंट्री है। इनकी एक समिट होती है और इस बार इनका थीम था वन रेजिलियंट कॉमन फ्यूचर, ठीक है। और इस बार ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है किंग चार्ल्स 3 ने इसे हेड किया है, क्योंकि इससे पहले उनकी मदर यानी कि क्वीन एलिजाबेथ जो थी, वो क्वीन थी कॉमनवेल्थ कंट्रीज की, तो वो हेड करती थी इस मीटिंग को। लेकिन आफ्टर हर डिवाइस अब किंग चार्ल्स 3 ने इस मीटिंग को इस बार जो है हेड किया है। ये कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई गई है? सैमोआ में। कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती क्या है, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन था, ये सब पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं 56 मेंबर कंट्रीज है। तो 56 ऐसी कंट्रीज है जहां पर कभी ना कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज जो है रही है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, हम जो भी लोकेशंस पढ़ के आए हैं उससे हमारी रिविजन भी हो जाएगी। हमने भी पढ़ा सैमोआ आइलैंड, तो सैमोआ आइलैंड आपको यहाँ कहीं मिलेगा पैसिफिक ओशियन में। यहाँ पर कौन सा समिट हुआ है? यहाँ पर चोग्म समिट हुआ है, चोग्म कॉमनवेल्थ कंट्रीज का हेड ऑफ कंट्रीज का, ठीक है। फिर हुआ है बाकू अजरबैजान, वो यहाँ पर है आपके पास, ठीक है, बाकू, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे COP29 ऑफ UNFCCC, ठीक है। इसके बाद कैली कोलंबिया, वहां पर क्या हुआ था? यहाँ पर है कैली कोलंबिया। यहाँ पर हुआ था हमारे पास COP16 ऑफ CBD,
तो आई होप हमने यही लोकेशंस डिस्कस की है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया, ये कैली कोलंबिया हो गया, हमारे पास G20, यस ये नहीं डिस्कस किया हमने, रियो डी जनेरो, अभी के रियो डी जनेरो, ये रहा ब्राजील, यहाँ पर आपके पास ब्राजील में है रियो डी जनेरो, जहां पर आपके पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई है, G20 समिट, G20 समिट, ठीक है। तो अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कहाँ कहाँ पर मेजर जो है समिट ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रीन से साइड हो गई हूँ, चलिए फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अगेन an international news, very prominent US presidential elections काफी न्यूज में रही हैं, and again Republican leader Donald Trump has won the US presidential election, ठीक है। तो ये होंगे यूएस के न्यू प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है जी। इनके साथ में कंपटीशन में थे डेमोक्रेटिक राइवल कमला हैरिस, ठीक है, जो कि इंडियन ओरिजिन के माने जाते हैं, ठीक है। तो इंडियन ये एम्बेसडर हैं माने जाते हैं, तो ये ठीक है, ये इंडियन नहीं है, खैर ये इंडियन राष्ट्रदूत है, ठीक है। डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा में शी इज काउंटेड, बट शी इज नॉट एन इंडियन, ठीक है। तो ये भी कमला हैरिस, शी वाज द राइवल, बट ही हैज वन, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैज वन दिस टाइम, एंड उन्होंने सिक्योर की है 312 इलेक्टोरल वोट एज अगेंस्ट 226 जो कमला हैरिस नाम को मिली, और ये बन चुके हैं 47th प्रेसिडेंट, ठीक है, 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो आप नाम याद रखेंगे और पार्टी का नाम याद रखेंगे, दैट्स इट। इसके साथ ही दो इंपॉर्टेंट डेट्स मुझे आपको बतानी है, दैट इज 5 नवंबर एंड 20 जनवरी। ये दो डेट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि ये फिक्स्ड है कि हर बार जब भी एक प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म होगा तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शंस होंगी वो हमेशा ही 5 नवंबर को होती है। इंडिया में डेट फिक्स्ड नहीं होती, इंडिया में वैसे भी प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का है, अमेरिका में 4 इयर्स का है, ठीक है जी, इंडिया में 5 इयर्स का है। और इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डिक्लेयर करता है डेट, बट यहाँ पर फिक्स डेट है 5 नवंबर को इलेक्शन और 20 जनवरी को ओथ टेकिंग सेरेमनी, जिस दिन प्रेसिडेंट सर अपने ऑफिस में ओथ लेंगे एंड फॉर्मली ही विल बी दी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो 5 नवंबर एंड 20 जनवरी भी आप याद रखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप जी को याद रखेंगे, बिकमिंग द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है जी। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम कुछ वर्ड्स ऑफ द ईयर की, ठीक है। इस बार कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर है मैनिफेस्ट। कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया गया है वर्ड मैनिफेस्ट को। इसकी स्पेलिंग भी अच्छे से देख लीजिए और इसका मीनिंग भी। मैनिफेस्ट का मतलब होता है जो भी चीज आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने लिए अच्छी हेल्थ, ढेर सारा पैसा, एक अच्छी जॉब, ठीक है, उस तरीके से आप उस चीज को इमेजिन करिए कि आपके पास वो चीज है, आप उसको अचीव कर रहे हैं, आप उसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो जब हम चीज में अपनी लाइफ में जो चीज चाहते हैं उसको इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मैनिफेस्ट करना, उसे हम बोलते हैं मैनिफेस्ट करना। टू इमेजिन अचीविंग समथिंग यू वांट, जो भी आप चाहते हैं उसे इमेजिन करिए। तो अभी अब अपनी आंखें क्लोज करिए 1 मिनट के लिए एंड इमेजिन what do you want in your life. It can be good health, it can be a good life partner, it can be a very good job, it can be anything which you desire for in your life. Close your eyes and manifest your goal in life. And I wish, may God bless you with all those dreams that positively will impact you, your family as well as the society. वो goals आपके शीघ्र ही जल्दी पूरे हों, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है Collins word of the year, that is brat. Brat has been chosen as the Collins word of the year. Brat का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड हेडोनिस्टिक एटीट्यूड, यानी एक कॉन्फिडेंट बंदा, ठीक है, जिसे अपनी स्किल्स पर, अपनी नॉलेज पर काफी कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है, तो दैट इज नोन एज ब्रैट। ब्रैट, ठीक है। इसे कौन पब्लिश करता है? कॉलिंस। कॉलिंस भी एक डिक्शनरी है, ऑनलाइन ब्रिटिश डिक्शनरी है, ठीक है, स्कॉटलैंड बेस्ड है, स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट
अब बात आ चुकी है कुछ इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करने पर, ठीक है। ये आई होप हमारी आज के सेशन का लास्ट जो है पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। चलिए देखते हैं नवंबर 14 सबको पता है चिल्ड्रंस डे, राइट। तो चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 14। थीम था इस बार का फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ये थीम सिग्निफाई करता है कि हर बच्चे के पास राइट्स हैं, द राइट टू चूज, द राइट टू फ्रीडम, सारे राइट इवन बच्चों के पास भी जो है अवेलेबल है। ये इसके साथ ही एक की पॉइंट आपको याद रखना है कि इंडिया में चिल्ड्रंस डे जो है नवंबर 14 को हम मनाते हैं, क्योंकि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी की। बट वर्ल्ड लेवल में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है नवंबर 20 को, हमसे 6 दिन बाद, ठीक है। वो मनाते हैं नवंबर 20 को, हम मनाते हैं नवंबर 14 को। नवंबर 14 को भी एक और दिन होता है, दैट इज वर्ल्ड डायबिटीज डे। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बच्चे कैंडीज बहुत खाते हैं फिर उन्हें डायबिटीज का खतरा जो है बढ़ जाता है। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हैं तो डायबिटीज का रिस्क जो है ज्यादा है, ठीक है। WHO इसको सपोर्ट करता है इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए एज डायबिटीज डे, ताकि लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस क्रिएट की जा सके दैट व्हाट डायबिटीज इज, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और क्यों हमने ये दिन चुना, क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है सर फ्रेडरिक बेंटिंग का, जिन्होंने इंसुलिन की जो है खोज की थी। हम सबको पता है दैट इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डायबिटीज। इंसुलिन कम हो जाए या इंसुलिन बॉडी में ज्यादा हो जाए तो डायबिटीज जो है इंसान को हो जाती है। तो जिन्होंने इंसुलिन की खोज की और इंसुलिन से डायबिटीज होती है इसकी खोज की, तो उनके बर्थडे पर नवंबर 14 को हम मनाते हैं एज वर्ल्ड डायबिटीज डे। इस बार का थीम था ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट डे है हमारे पास नेशनल प्रेस डे। ये डे सेलिब्रेट करता है द फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बट इनके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पिलर कौन है? मीडिया, ठीक है। और मीडिया में ही आता है प्रेस। तो प्रेस की फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं नवंबर 16 को एज नेशनल प्रेस डे, ठीक। और इसी दिन 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जो कि नोडल एजेंसी है रिलेटेड टू प्रेस इन इंडिया, उसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। वर्ल्ड लेवल पर जो प्रेस फ्रीडम डे है वो मनाया जाता है मई 3 को, मई 3 को, और हमारे यहाँ मनाया जाता है नवंबर 16 को, ठीक है जी। चलिए तो इसके साथ हमने काफी ज्यादा न्यूज़ जो है कवर कर ली है। आज हमने डिफेंस रिलेटेड न्यूज देखी, फिर हमने साइंस रिलेटेड न्यूज भी देखी, इकोनॉमिक न्यूज देखी। अब देखते हैं कि हमने सिर्फ सुनी ही है या रिटेन भी हमने किया है। लेट अस सी हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड एंड हाउ मच वी कैन रिटेन with a short recapitulation session. First question on your screen, what is the updated transaction limit for UPI 123 Pay as set by RBI? UPI 123 Pay हमने डिस्कस किया कि जिसको विदाउट इंटरनेट एक्सेस हम जो है ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, उसकी लिमिट जो है बढ़ाई है आरबीआई ने। आप बताइए अब उसकी न्यू लिमिट क्या है? 12,000, 8,000, 10,000 या 5,000? यस, द आंसर इज 10,000। पहले 5,000 थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी है? 10,000, ठीक है। साथ में ही यूपीआई फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए फिर से एक बार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंडियाज फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 was organized at which place? अंतरिक्ष अभ्यास जो है कहां पर ऑर्गेनाइज करवाया गया है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई? Yes, your answer is right. It is New Delhi. It is first space exercise of India. ठीक है जी। Which of the following banks is not a DSIB as declared by RBI?
इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक नहीं है? दिस नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। SBI, ICICI, HDFC या एक्सिस? तो यस, हमने से पढ़ा है द आंसर इज एक्सिस, क्योंकि ये तीनों जो है वो है डिसेंट, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर? यहाँ पर आपके पास समिट लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कहाँ पर जो है 2024 में ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो आपको देखना है कि कौन सा इसमें से करेक्टली मैच है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर? हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। COP29 कहाँ हुई? कोलंबो में। नो, ये तो हमने पढ़ा है कि इट वॉज हेल्ड एट बाकू। ठीक है, तो ये तो हो गया रॉन्ग। COP16 ऑफ CBD ये कहाँ हुई? बाकू में। नो, ये हुई है कैली में इन कोलंबिया में। G20 रियो डी जनेरो में। यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि G20 रियो डी जनेरो इन ब्राजील इट हैज बीन हेल्ड। एंड ब्रिक्स समिट जो है इंडिया में नहीं हुआ है, इस बार कजान में हुआ है इन रशिया। ठीक है जी, तो रशिया में जो है इस बार जो है ब्रिक्स समिट जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया है। तो आर आंसर इज सी, G20 रियो डी जनेरियो, ये करेक्ट जो है पेयर मैच हुआ है। What is declared as Cambridge Word of the Year? Manifest, brain rot, acidification या universe? तो yes, manifest अभी हमने manifest किया भी था। The goals of your life, the successes of your life that you want to achieve, उसको हम बोलते हैं manifest करना। तो ये है इस बार का Cambridge Word of the Year. So with this, we come to the end for today's session. I hope you enjoyed today's session and I was able to add some value to your preparation. इसी तरीके से शिद्दत से पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, उन्हें कॉन्स्टेंटली रिवाइज भी करते रहिए, and I am sure you are going to attract the success in your life. Till then, keep watching Gyanam Amritsar and keep following our YouTube channel of Gyanam Amritsar. Thank you. Have a nice day ahead.